गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सारे भाण भाई ना राम राम। तो पिछली वीडियो में हमने किया था हरियाणा का सबसे बड़ा जिला जो कि सिरसा जिला है, ठीक है। और जो आज का जो हमारा जिला है वो है हरियाणा का सबसे छोटा जिला फरीदाबाद जिला। तो जो फरीदाबाद जो जिला है ये हमारे हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग में है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि इसके उत्तर में, तो इसके उत्तर में है हमारे भारत की राजधानी जो कि दिल्ली, और ये एक केंद्र शासित प्रदेश की भी, ठीक है। तो बात करें हम इसके पूर्व दिशा की, तो इसके पूर्व दिशा में है उत्तर प्रदेश राज्य, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इसके पश्चिम में, तो इसके पश्चिम में है गुरुग्राम जिला। फिर हम बात करते हैं इसके उत्तर में, तो इसके उत्तर में है पलवल जिला, ठीक है। सॉरी, दक्षिण में, तो दक्षिण में बात करें तो दक्षिण में है पलवल जिला। और जो फरीदाबाद है ना, ये यमुना नदी भी इसके किनारे पर बहती है। अब हम शुरू करते हैं फरीदाबाद, ठीक है। तो फरीदाबाद जिला, सबसे पहले हम देखते हैं इसका परिचय कि जो फरीदाबाद जो जिला है ना, इसका स्थापना कब हुई। और ये इसका जो इस समय जो फरीदाबाद की जो स्थापना हुई थी ना, उस समय हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन था, ठीक है। तो इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1979 को ना, 1979 को, ठीक है। तो इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1979 को। 15 अगस्त 1979 को फरीदाबाद जिले की स्थापना हुई थी, ठीक है। और उस समय जब फरीदाबाद जिले की स्थापना हुई ना, उस समय हमारे हरियाणा का मुख्यमंत्री था चौधरी बंसीलाल, ठीक है, चौधरी बंसीलाल। और जो चौधरी बंसीलाल है ना, इसने हमारे हरियाणा में सर्वाधिक जिलों का गठन इसी के समय में हुआ था जब ये हरियाणा का सीएम था, ठीक है। इसलिए इसको हरियाणा का आर्किटेक्ट या आधुनिक हरियाणा का निर्माता भी कहा जाता है, ठीक है, चौधरी बंसीलाल को। तो परिचय के बाद हम देखते हैं इसकी स्थिति, ठीक है, इसकी स्थिति। तो स्थिति तो आपको पता है कि हरियाणा के दक्षिण पूर्व भाग में है, ठीक है, हरियाणा के दक्षिण पूर्व भाग में है। अगर हम बात करें कि इसके उत्तर में, तो आपको पता है कि ये एक दिल्ली के साथ जो कि भारत की राजधानी है और केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। और इसके जो और एक ये सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश के साथ, ठीक है, आचार के दक्षिण पूर्व में है, दक्षिण हरियाणा के दक्षिण पूर्व भाग में है। और दिल्ली व उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, ठीक है। दिल्ली व उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, ठीक है। ये तो हो गई इसकी स्थिति के बाद हम देखते हैं इसकी तहसील ना, सॉरी, क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल है 742.90 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 742.90 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 743 वर्ग किलोमीटर के लगभग इसका क्षेत्रफल है। और हरियाणा का सबसे छोटा जिला है, ठीक है। हरियाणा में सबसे कम जो क्षेत्रफल है ना वो फरीदाबाद जिले में है, और सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है सिरसा जिले में, ठीक है। और इसका जो विभाजन है ना, यानी कि हरियाणा के कौन से जिले से निकला है, तो ये गुरुग्राम जिले से इसका विभाजन हुआ है, ठीक है। तो फिर हम देखते हैं इसकी तहसील। तो तहसील की बात करें तो इसमें 2 तहसील है, फरीदाबाद और बलरामगढ़, ठीक है। फरीदाबाद और बलरामगढ़, जो फरीदाबाद है ना, इसकी तहसील है। तो तहसील के बाद हम देखते हैं इसकी विधानसभा सीट। विधानसभा सीट की बात करें तो फरीदाबाद में 6 विधानसभा सीट है, ठीक है। एक तो है फरीदाबाद NIT, और एक है तिगांव, ठीक है। फरीदाबाद NIT, तिगांव और पृथला, बड़खल और बलरामगढ़, ठीक है, बलरामगढ़। तो इसकी 6 विधानसभा सीट है, फरीदाबाद NIT, तिगांव और पृथला, बड़खल और बलरामगढ़। इसमें आरक्षित सीट की बात करें तो फरीदाबाद में कोई भी आरक्षित सीटें नहीं है, ठीक है। फिर है बलरामगढ़, और जो ये बलरामगढ़ जो ये
फरीदाबाद की जो बलरामगढ़ विधानसभा सीट है ना, ये हरियाणा में सबसे छोटी क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटी विधानसभा सीट है। ठीक है, छोटी, ठीक है, हरियाणा में सबसे छोटी क्षेत्रफल के आधार पर बलरामगढ़ विधानसभा सीट क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटी है और सबसे बड़ी है लोहारू। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं मंडल। अगर हम मंडल की बात करें कि फरीदाबाद हरियाणा के कौन से मंडल में आता है, तो आपको पता है कि हरियाणा में 6 मंडल हैं। अगर फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद भी एक खुद मंडल है, जो कि 2017 में इसका ये मंडल बना था। ठीक है, फरीदाबाद मंडल, ठीक है, फरीदाबाद मंडल है। और अगर हम बात करें फरीदाबाद मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं, तो फरीदाबाद, पलवल, नूह, ठीक है, ये जिले इसमें आते हैं फरीदाबाद मंडल में। ठीक है, तो अब एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसका परिचय। तो आप सबको पता है कि इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1979 को। ठीक है, तो उस समय हमारे हरियाणा का जो सीएम था वो था चौधरी बंसीलाल। फिर इसकी स्थिति, तो इसकी स्थिति की बात करते हुए हरियाणा के दक्षिण पूर्व भाग में है और ये दिल्ली और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। दिल्ली हमारे भारत की राजधानी भी है और एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश जो यूपी है ना, ये एक भारत का राज्य है, इसके साथ भी सीमा बनाता है। फिर हम बात करते हैं क्षेत्रफल की, तो इसका क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 742.90 वर्ग किलोमीटर, हरियाणा का सबसे छोटा जिला। ठीक है, अगर दूसरे स्थान पर बात करें कि हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा, तो वो है पंचकुला, जिसका क्षेत्रफल है 898 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, फिर तहसील की बात करें तो इसमें 2 तहसील हैं, फरीदाबाद और बलरामगढ़। फिर तहसील के बाद हम बात करते हैं विधानसभा सीट की, तो इसमें 6 विधानसभा सीट हैं, फरीदाबाद, NIT, तिगांव, पृथला, बड़खल और बलरामगढ़। अगर हम बात करें बलरामगढ़ की, तो बलरामगढ़ जो विधानसभा क्षेत्र है ना, ये हरियाणा में सबसे छोटा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र है और सबसे बड़ा है लोहारू। ठीक है, मंडल की बात करें तो 2017 में फरीदाबाद मंडल का जो बना था। ठीक है, और आपको पता है कि हरियाणा में 6 मंडल है और जो फरीदाबाद जो मंडल है ना, वे खुद एक मंडल है। ठीक है, तो फिर हम बात करते हैं इसके बारे में, इसका इतिहास है कि जो फरीदाबाद जो जिला है ना, इसका क्या कुछ इतिहास है। इतिहास के बारे में आगे हमें बात करते हैं। इतिहास में सबसे पहले हम बात करते हैं महाभारत काल। महाभारत काल की बात करें तो आप सबको पता है कि जब महाभारत काल का युद्ध चल रहा था ना, तो युद्ध समाप्त होने के बाद युधिष्ठिर ने 5 गांव दान दिए थे, यानी कि युधिष्ठिर ने अपने नाम पर 5 गांव बसाए थे, इंद्रप्रस्थ, तिलपथ, वागपथ और पांडुप्रस्थ और सोनप्रस्थ। ठीक है, ये 5 गांव युधिष्ठिर ने बसाए थे। तो 3 जो गांव है ना युधिष्ठिर के, वो तो हमारे हरियाणा में ही है, और जो इंद्रप्रस्थ है ना, वो है दिल्ली है इंद्रप्रस्थ, और वागपथ की बात करें तो वो है यूपी में। तो महाभारत काल से संबंधित इसमें एक गांव है तिलपथ। ठीक है, जो तिलपथ गांव है ना, ये महाभारत जो युधिष्ठिर ने बसाया था तिलपथ। ठीक है, और तिलपथ को अब वर्तमान में कहते हैं तिगांव। ठीक है, तिगांव, और ये तिगांव कहाँ है, फरीदाबाद में है ये तिगांव। और जो तिगांव है ना, इसको अमर शहीदों का गांव भी कहा जाता है। ठीक है, शहीदों का गांव भी कहा जाता है। ठीक है, तिगांव को क्या कहा जाता है, शहीदों का गांव। और ये जो महाभारत काल के समय ये जो गांव है ना, ये तिगांव, इसको युधिष्ठिर ने दान में दिया था और इसको एक नाम दिया था तिलपथ। ठीक है, फिर आगे हम बात करते हैं अकबर के शासनकाल की। अकबर, ठीक है, जब अकबर का शासनकाल चल रहा था ना, तो अकबर के समकालीन एक कवि हुए थे सूरदास। ठीक है, और जो सूरदास है ना, वो हमारे भारत के साहित्यकारों के सूर्य कवि के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ही प्रसिद्ध कवि हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इसका जन्म स्थान सूरदास। ठीक है, अकबर के समकालीन ये सूरदास एक प्रसिद्ध कवि हुए हैं। ठीक है, प्रसिद्ध कवि। अगर हम बात करें इसकी जन्म स्थली कि जो सूरदास है ना, इसकी जन्म स्थली कहाँ है, तो सूरदास की जन्म स्थली है सीही।
ठीक है, सिही गांव को माना जाता है और ये सिही गांव है फरीदाबाद में। और बाद में जो सूरदास है ना, ये बाद में कहाँ जाकर बस गए थे, ये मथुरा और आगरा के निकट एक गौ घाट है, वहां पर जाकर बस गए थे। ठीक है, मथुरा आगरा पर गौ घाट, ठीक है, गौ घाट पर जाकर बस गए थे ये सूरदास से। फिर हम इसके बारे में बात करते हैं, इसकी प्रमुख रचनाएं। जो सूरदास है ना, इसने अपने जीवन में कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं लिखी, ठीक है, प्रमुख रचनाएं सूरदास के बारे में प्रमुख रचनाएं की बात करते हैं, इसने लिखी थी सूर सारावली और साहित्य लहरी। ठीक है, सूर सारावली और साहित्य लहरी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। फिर इसको एक उपनाम से भी जाना जाता है, यानी कि इसका जो उपनाम है, तो सूरदास को हमारे भारत में साहित्यकारों का सूर्य कवि कहा जाता है। ठीक है, साहित्यकारों का सूर्य कवि। ठीक है, तो जो सूरदास है ना, इसको साहित्यकारों का सूर्य कवि भी कहा जाता है। और जो सिही गांव है ना, जो सिही गांव है, इसको साहित्यकारों की आराध्य स्थली कहा जाता है। ठीक है, साहित्यकारों की आराध्य स्थली। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हरियाणा में ऐसा कौन सा गांव है जिसको साहित्यकारों की आराध्य स्थली के नाम से जाना जाता है, तो वो गांव है सिही, जिसको साहित्यकारों की आराध्य स्थली के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो फिर सूरदास के हम आगे बात करते हैं कि जो सूरदास है ना, इसने सबसे पहले पद है ना, सूरदास ने किसको सुनाए, तो इसने सबसे पहले पद सुनाए थे बल्लभाचार्य। ठीक है, बल्लभाचार्य को जो सूरदास ने अपने सबसे पहले पद सुनाए थे। और जो बल्लभाचार्य है ना, यही सूरदास के गुरु माने जाते हैं। ठीक है, बल्लभाचार्य यही सूरदास के गुरु हैं। अगर हम बात करें इसके जन्म की, तो इसका जन्म हुआ था 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो 483 ईसा में इसका 1400, ठीक है, 1483 ईसा पूर्व में इसका जन्म हुआ था। ठीक है, तो एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो महाभारत काल से संबंधित क्या था, एक तिलपथ गांव था, जिसको वर्तमान में क्या कहा जाता है, तिगांव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और जो तिगांव है ना, ये अमर शहीदों के गांव के नाम से भी जाना जाता है हमारे हरियाणा में। फिर अकबर के शासनकाल की बात करें तो एक सूरदास बहुत ही प्रसिद्ध कवि हुए हैं। ठीक है, और इनका जो जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ 1483 ईसा में। ठीक है, फिर हम बात कर रहे हैं इसकी जन्म स्थली, तो इसकी जन्म स्थली है सिही गांव। सिही गांव कहाँ है, फरीदाबाद में पड़ता है सिही गांव। फिर जो सिही है ना, सिही गांव, इसको साहित्यकारों की आराध्य स्थली के रूप में भी जाना जाता है। फिर सूरदास की बात करें कि ये मथुरा, इनका जन्म तो हुआ था सिही में, लेकिन ये मथुरा आगरा पर जो गौ घाट है ना, वहां पर जाकर बस गए थे। ठीक है, फिर इनकी प्रमुख रचनाएं की बात करें तो इनकी प्रमुख रचनाएं है सूर सारावली और इसकी प्रमुख रचनाएं है साहित्य लहरी। ठीक है, इनकी 3 प्रमुख रचनाएं हैं, सूर सारावली और साहित्य लहरी। फिर हम बात करते हैं जो सूरदास है ना, इनको भारत में साहित्यकारों का सूर्य कवि भी कहा जाता है। ठीक है, भारत में पूछा जाए कि भारत में साहित्यकारों का सूर्य कवि किसे कहा जाता है, तो सूरदास को साहित्यकारों का सूर्य कवि कहा जाता है। ठीक है, फिर बल्लभाचार्य, तो सबसे पहले जो सूरदास है ना, इसने अपने पद बल्लभाचार्य को सुनाए और यही इनका गुरु था। ठीक है, और कहा जाता है कि जो सूरदास है ना, ये जन्म से अंधे थे। तो देखो भाई, इनमें कितनी बात थी कि जो इसके भीतर के थी एक जुनून थो इसका कि मैंने कुछ करना है। अंध हो जो जिसके भीतर की मैं करने की वो हो ना, हौसला हो कि मैंने कि मैं करना है, तो वो ना तो नहीं सोचा कि मेरे टांग कला गई है, ना वो नहीं सोचे मेरे हाथ कट रहे हो, ना ही वो नहीं सोचे मेरा आंख को नहीं, मुंह को नहीं। ठीक है, लेकिन उसके भीतर एक जुनून थो कि मैंने कि मैं करना है, और यो इसने करी। लेकिन आजकल क्यों है, आजकल वह सिस्टम रहे को रहे हो भाई, जिसने है ना आजकल क्या करी 2 घंटा तो पढ़ी ही, 2 घंटा पढ़ी ही, मान लो दिन में 2 घंटा पढ़ी ही, तो है ना वह 1 घंटा तो बेरो के सोचे ही, 1 घंटा तो नू सोचने में टाइम बर्बाद कर दी ही कि मैं पढ़ूं
अगर मैं पढ़ लियो, अगर मैं सक्सेस नहीं हो तो क्या करूँगा, अगर मैं नौकरी नहीं लागे तो क्या करूँगा। अरे थम नू क्यों सोचो, थमी 2 घंटा पढ़ो हो ना, उसके थमे 3 घंटा दो ने कि मैं ना भाई मैं तो 3 घंटा पढ़ूंगा भाई, इसमें सक्सेस होने की क्या बात है। होगा भाई सक्सेस, सीधी सी बात है, नौकरी लगांगा। देखो 2 बंदा ही, एक बंदो तो पढ़ा है 2 घंटा और एक बंदो पढ़ा है 4 घंटा, तो देखो सक्सेस कौन सा होगो, जो 4 घंटा पढ़ा है वो ही सक्सेस होगो। तो आजकल कंपटीशन को जमानो है, अगर है ना कोई भी थार तेन सोचा ना वो 4 घंटा पढ़ा है ना, तो थम नहीं सोचो मैं भी इस तक कि 10-15 मिनट फालतू पढ़ूँ। तो लेकिन है ना आजकल जो 2 घंटा पढ़ी है ना, दिन में 2 घंटा पढ़ी हूँ, मैं 1 घंटा तो नू सोचना हम कर दी ही, हाँ आज के करांगा, आज कदे नू है, आज अपन यो खावांगा, आज यो पियांगा, के पढ़ाई में कह दे रहे है क्यों पढ़ांगा, ठीक है। 2 घंटा वाला नू सोची। और जो 4 घंटा पढ़ी ना, जो दिन में 4 घंटा पढ़ी, वे ऐसा बंदा ही जो ना तो दुनिया की फिक्र सोची, ना उन्हें नो सोचना भी मैंने के करो के नहीं करो, बस मन तो पढ़ना है। हाँ पढ़े के बाद में जो पढ़ लिया ना, जिसने वो चीज़ पढ़नी थी वो पढ़ने के बाद में नू सोचेगा, हाँ ये दूसरा के बारे में सोचेगा ना कि वे पहली। लेकिन वे जो 4 घंटा वाला बंदा ही ना, ये सक्सेस हुई ही। देखो क्या वो है कि जो 2 घंटा पढ़निया ही ना, वे कोई टेस्ट दिया है, लगा लो पुलिस को टेस्ट दिया है और आर्मी को टेस्ट दिया है और नेवी को टेस्ट दिया है, 3 टेस्ट दिया है वे। तो उन वे क्या सोचे भाई, वे ने सोची हे भगवान एक में नंबर पड़ जाए मेरे, तो कौन सा में नंबर पड़ जाए, बस मैं नौकरी लाग जाऊँ, मैं सक्सेस हो जाऊँ। लेकिन फिर दिमाग में क्या चले था उनका 2 घंटा, कभी मैं सक्सेस नहीं हो, कभी मैं नौकरी नहीं लागे तो क्या बनाएगी। फिर नू कौन सोची भाई पेपर में क्या होगा, तू पढ़ लेके वो इसमत कि मैं आ जा, तो वे पढ़ी को नहीं। लेकिन है ना जो वे उनको उन 3 लिस्ट में भी नंबर को नहीं आवा, 3 में भी कौन पढ़ा, क्यों ना पढ़ाई तो करी को नहीं उस चीज़ की, बस दिमाग और कड़ा था, जड़ पढ़ी था वो ध्यान लगा के जड़ पढ़ना चाहिए था ना उस टाइम पर उनको दिमाग है और की तो। लेकिन जो 4 घंटा पढ़ी है ना, जो 4 घंटा पढ़ी वे ना तो नहीं सोची कि दूसरों के रहा है, मैंने रोटी दूसरों रोटी खा है, दूसरों के कड़े जा से वो बरे डिगाओ गई, कुछ भी कौन सोची, कुछ भी फालतू की XYZ कुछ भी कौन सोची। ये बस क्या सोची मैंने बस नौकरी लागनो सक्सेस होना है। और ये जो 4 घंटा पढ़निया बंदा ही ना, अगर अन तीनों को टेस्ट दे दिए तो ये बेरक के सोचेंगे ना भाई अपन तो तीनों में नंबर पढ़ना है, कन्फर्म नंबर है भाई, अपन तो टेस्ट इस तरह दे रखे हैं। अगर इनमें जो तीनों जो डिग्री है ना, इनमें एक में भी पोस्ट खाली है ना, लगा लो तीनों में एक पोस्ट खाली है, आर्मी में भी, नेवी में भी, एयरफोर्स में भी। तो जो 4 घंटा पढ़ने बंद हो ना, तो ये नहीं सोचोगे मेरे तो तीनों में नंबर पढ़ रहे हैं और पढ़ेगा भाई, तो है ना ये खुद डिसाइड करोगे फिर मैं कौन सी नौकरी लूँ, कि मैं पुलिस की नौकरी लूँ, एयरफोर्स की लूँ, के मैं नेवी की नौकरी लूँ, खुद नहीं सोचोगे, ठीक से। और जो 2 घंटा पढ़ने बंदा है ना, जो बेफालतू की सोची ही, वे क्या करेंगा, वे नहीं सोचेंगे ये भगवान, जरा 100 की लिस्ट लाग रहे हो ना, उनमें भी नहीं सोचेंगे ये भगवान मेरा नंबर पड़ जा, ठीक है। और लेकिन जो 4 बंदा है ना, ये खुद नहीं सोचेंगे, खुद नौकरी चॉइस करेगा कि मैं क्या नौकरी लूँगा। तो इस तरह अपन की बेरो क्या करना चाहिए, नौकरी के पीछे मत भागो, नौकरी के पीछे मत भागो कि नौकरी थारे पीछे भागो, इतनी मेहनत करो, थम इतना दिन लगा के पढ़ो कि नौकरी थारे पीछे भागो, ना कि थमी नौकरी के पीछे भागो, ठीक है। और देखो भाई लड़कियां की तो इसी सिस्टम हो रहा है कि अगर नौकरी नहीं लगी ना तो भी सिस्टम खराब है, अगर नौकरी लागी तो भी सही है, अगर नहीं लागी तो क्या बात है भाई, लगा लो कोई सेंटर में जा है तो उसने 100 दिन में घनाए ढाल का आदमी मिल जाए, लुगाई मिल जाए, हिंदू की जा सब पढ़ना सेंटर में देख लिया उरे हांडा के गोबर गिर दी, ये सब की ही है। और जो नौकरी लागी ना उसने क्या किया ना भाई एक दिन में क्या करो छोरी सेंटर में जाके मैंने कि मैं करके दिखाओगी, नौकरी लागी तो नू, नहीं लागी तो नू भी सुननी पड़ेगी। अगर नौकरी लागी ना, अगर थम थारा सांस रहते करे गाँव में भी आओ हो तो बेरक क्या किया ना भाई छोर ने मेहनत कर रखी, इतनी मेहनत कर रखी कि मैं कमाए हो आपकी जिंदगी में नाम कमाए, अगले ने मेहनत कर रखी चाहे कुछ भी करो। और जो नौकरी नहीं लागी और फिर बाहो इनका एक और चल लिया सगन दे आगे दिमाग खराब हो देख दिए शकल देख दिए जामनी नहीं थी घर का। देखो छोरियां न्यूज सुननी पड़ेगी। और छोरा को क्या सिस्टम हो नौकरी लागे ना तो बहन तो ऐस करेंगे कड़े रोज कि मैं खाओ कुछ रोक टोक नहीं, अगर नहीं लग गया तो वाह दिहाड़ी करनी है, ठीक से वाह दिहाड़ी करनी है, वह कौन सुनी गाड़ा में गाड़ी खड़ी आलू 50 रुपया दड़ी, तो छोरा तो वो करना है, ठीक से। तो अपना आगे टॉपिक पर देखो भाई, तो ये समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, तो आ गया होगा। तो फिर आप आगे देखा है इतिहास में भाई, तो इतिहास में हम आगे बात करते हैं 1754 में क्या हुआ, फरीदाबाद में मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच एक युद्ध होता है, ठीक है। मराठों वर्सेज अहमद शाह अब्दाली,
ठीक है, अहमद शाह अब्दाली के बीच एक युद्ध होता है फरीदाबाद में, ठीक है। मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच युद्ध होता है फरीदाबाद में 1754 में, लेकिन इस युद्ध में कोई भी परिणाम नहीं होता, यानी कि इस युद्ध में कोई भी परिणाम नहीं निकलता। लेकिन फिर आपको सुना है पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में, और वो भी मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। लेकिन पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली की क्या हो गई थी? जीत हो गई थी। लेकिन जो फरीदाबाद में जो युद्ध हुआ था ना, इसमें कोई भी परिणाम नहीं निकला, ठीक है। 1754 के बाद हम बात करते हैं 1760 की, कि फरीदाबाद में 1760 में क्या कुछ हुआ। तो फरीदाबाद में 1760 में क्या हुआ? एक बल्लभगढ़ रियासत थी, ठीक है, बल्लभगढ़ रियासत, जो वर्तमान में इसको बलरामगढ़ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो एक बल्लभगढ़ रियासत थी, और बल्लभगढ़ रियासत पर सबसे पहली बार 1760 में जाट राज्य का उदय हुआ, ठीक है, जाट राज्य का उदय। और अगर हम बात करें कि सबसे पहले जो जाट जो राजा था ना, वो कौन था? तो वो था बल्लभ सिंह, ठीक है। बल्लभगढ़ में सबसे पहला जो जाट जो शासक था ना, जाट जो राजा था, वो था बल्लभ सिंह, ठीक है। फिर हम बात करते हैं 1763 में। पता है क्या होता है? जो बल्लभ सिंह है ना, जो 1763 में जो बल्लभ सिंह है ना, इसने मराठों और मुगल सेना से जो बल्लभगढ़ जो रियासत है इसको छीन लिया था अंग्रेज मराठों से, ठीक है, मराठों व मुगलों से, मराठों व मुगलों से बल्लभगढ़ रियासत को पूरी तरह से आज़ाद कर दिया था, ठीक है। जो इसका कुछ हिस्सा था ना अंग्रेजों के, जो मराठों के अधीन, वो भी इसने अपने हिस्से में मिला लिया, ठीक है, 1763 में बल्लभ सिंह ने। तो 1763 के बाद हम बात करते हैं इसमें 1794 की। 1794 में क्या हुआ? जो तिजारा, टकपुर और फिरोजपुर, ठीक है। 1794 में क्या हुआ? तिजारा, टकपुर और फिरोजपुर, ये बल्लभगढ़ रियासत के अधीन कुछ जागीरें आती थी, और इन जागीरों को जो है ना, जो इन मराठों ने जॉर्ज थॉमस को दे दिया, ठीक है, जॉर्ज थॉमस को सौंप दिया था इन जागीरों को, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि कई जगह ये मिल जाएगा, जॉर्ज थॉमस 1798 से लेकर 1802 तक हरियाणा में आया था। लेकिन जो जॉर्ज थॉमस है ना, इस 1798 से पहले ही हरियाणा में आ चुका था, ठीक है। और जो 1798 में तो इसने क्या किया था? हांसी को अपनी राजधानी बनाया था, और अपने नाम के सिक्के या टकसाली भी चलवाई थी, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी मृत्यु की, तो इसकी मृत्यु हो जाती है 1802 में बहरामपुर, और जो बहरामपुर है ना, ये कहाँ है? उड़ीसा में। अगर हम बात करें जॉर्ज थॉमस की, ये एक लुटेरा था, ठीक है, ये एक लूटने के लिए हमारे भारत में आया था, ठीक है, और लेकिन ये यहाँ पर इन्होंने भी राज किया था। फिर हम बात करते हैं 1794 के बाद हम बात करते हैं 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति की बात करें हमें कि फरीदाबाद से इस क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो फरीदाबाद से इस क्रांति का नेतृत्व किया था फरीदाबाद, तो इस क्रांति का नेतृत्व किया था धानु सिंह ने। और जो धानु सिंह है ना, ये किसानों का लीडर यानी कि किसानों का नेता था, ठीक है, धानु सिंह। फिर हम बात करते हैं कि बल्लभगढ़ रियासत से, बल्लभगढ़ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था राजा नाहर सिंह। राजा नाहर सिंह, जो ये राजा नाहर सिंह है ना, ये अपने देश के प्रति इतना जागरूक था कि ये अपने देश से गद्दारी नहीं करना चाहता। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने देश से बहुत से गद्दारी करते, जैसे कि 1857 की क्रांति में आपने नाम सुना होगा कि श्याम सिंह गद्दार, ये वही गद्दार है। जैसे हमारे भारत में 1857 की क्रांति है ना, ये सफलतापूर्वक हो जाती और शायद इसी क्रांति के कारण अंग्रेज भारत को छोड़कर चले जाते। लेकिन जो श्याम सिंह गद्दार है ना, इसने इतनी गद्दारी की कि जो प्लान बना रहे थे ना 1857 की क्रांति का, वो सारा प्लान अंग्रेजों को
बता दिया था। ठीक है, तो राजा जो नाहर सिंह है ना, ये बहुत ही अपने देश के प्रति बहुत ही ज़्यादा प्रेम रखते थे। ठीक है, तो अपनी रियासत के प्रति भी प्रेम रखते थे और इन्होंने डटकर अंग्रेजों का सामना किया। ठीक है, सबसे ज़्यादा दिनों तक अंग्रेजों का सामना राजा नाहर सिंह ने ही किया था। फिर अगर ये नाहर सिंह अंग्रेज है ना कहा था कि तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तो राजा नाहर सिंह ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, कि तुम इस जो देश है ना, इस देश को और मेरी रियासत को यानी कि इसको छोड़कर चले जाओ, हमें आज़ादी चाहिए, हम आज़ाद होना चाहते हैं। लेकिन अंग्रेजों ने इसका कहना नहीं माना। ठीक है, और अंग्रेजों ने क्या किया कि राजा नाहर सिंह को फांसी दे दी 9 जनवरी 1858 को। ठीक है, 9 जनवरी 1858 को राजा नाहर सिंह को फांसी दे दी और चांदनी चौक में, चांदनी चौक जो कि अब है दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में चांदनी चौक में राजा नाहर सिंह को फांसी दे दी 1857 की क्रांति में। ठीक है, एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। 1754 में क्या हुआ, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच युद्ध होता है। इस युद्ध में कोई भी परिणाम नहीं निकलता, लेकिन बाद में ये युद्ध होता है पानीपत में 1761 में अहमद शाह और मराठों के बीच। इसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत होती है, जिसको पानीपत के तीसरे युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, फिर है 1760 की बात करें तो हम बल्लभगढ़ रियासत में जाट राज्य का उदय होता है और इसका पहला जो जाट शासक था ना वो था बल्लभ सिंह। तो 1760 के बाद जो जिक्र आता है 1763। तो 1763 में मैंने आपको बताया कि जो बल्लभ सिंह है ना, इसने मराठों और मुगल सेना से अपने जो रियासत है उसको बचाया था। फिर 1763 के बाद जिक्र आता है 1794 का। तो 1794 में क्या हुआ, जो बल्लभगढ़ है ना रियासत, इसके अधीन कुछ जागीरें आती, जैसे कि तिजारा, टकपुर और फिरोजपुर। ये रियासतें क्या किया, मराठों के अधीन आती थी ये रियासतें। तो मराठों ने क्या किया, ये रियासतें जॉर्ज थॉमस को हाथों में सौंप दी, यानी कि जॉर्ज थॉमस को दे दी। और जॉर्ज थॉमस आपको पता है कि ये एक लुटेरा था आयरलैंड का और भारत में लूटने के लिए आया था। और देखो भाई, इसने भी अपने भारत पर राज किया था। ठीक है, यानी कि जो एक लुटेरा भी, देखो कितनी बड़ी बात है कि एक लुटेरे ने भी राज किया था। ठीक है, तो फिर आता है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति की बात करें तो फरीदाबाद से जो इस क्रांति का नेतृत्व किया था ना, वो था भानु सिंह ने इस क्रांति का नेतृत्व किया था। ये एक किसान नेता था। ठीक है, फिर है बल्लभगढ़। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बल्लभगढ़ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो राजा नाहर सिंह ने इसका नेतृत्व किया और 9 जनवरी 1858 को चांदनी चौक में इसको फांसी दे दी। ठीक है, तो इतिहास के बाद हम बात करते हैं फरीदाबाद में जनसंख्या की। तो आपको पता है कि हमारे हरियाणा में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला फरीदाबाद है। जनसंख्या, तो जनसंख्या की बात करो तो इसमें जनसंख्या है 18,9,733 व्यक्ति। ठीक है, यानी कि 18,09,733 व्यक्ति फरीदाबाद की जनसंख्या है और हमारे हरियाणा में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला भी फरीदाबाद है। फिर हम बात करते हैं इसकी जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो जनसंख्या घनत्व भी सबसे ज्यादा हमारे हरियाणा में फरीदाबाद में है और इसका जनसंख्या घनत्व है 2442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसका ये क्या है, जनसंख्या घनत्व 2442 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। तो जनसंख्या के बाद हम बात करते हैं कृषि की। तो कृषि की बात करें तो प्रमुख रूप से यहाँ पर गेहूं और कपास। ठीक है, प्रमुख फसलों की बात करें तो प्रमुख रूप से यहाँ पर गेहूं और कपास उगाया जाता है। अगर हम अन्य फसलों की बात करें तो यहाँ पर चना, बाजरा, गन्ना, ज्वार आदि फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, तो कृषि के बाद हम बात करते हैं उद्योग धंधे। तो उद्योग धंधों की बात करते हो हमारे हरियाणा में सर्वाधिक उद्योग धंधों वाला जिला भी फरीदाबाद है। और दूसरे स्थान पर हम बात करें कि हरियाणा में किस में सर्वाधिक उद्योग धंधे हैं, तो वो है गुरुग्राम जिले में। ठीक है, तो उद्योग धंधों की बात करें तो रेफ्रिजरेटर उद्योग, टायर उद्योग, पावर लूम,
टायर उद्योग, पावरलूम, रबड़ उद्योग और राजदूत मोटरसाइकिल उद्योग। ठीक है, तो जनसंख्या की बात करते हैं इसकी 18,923 व्यक्ति इसकी जनसंख्या। हरियाणा में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला भी यही है। फिर जनसंख्या घनत्व 2442 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। और यह हमारे हरियाणा में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला भी फरीदाबाद है। फिर कृषि की बात करें तो कृषि में प्रमुख रूप से गेहूं और कपास उगाए जाते हैं। अगर अन्य फसलों की बात करें तो गन्ना, चना, बाजरा, ज्वार इत्यादि अन्य फसलें उगाए जाते हैं। उद्योग धंधों की बात करें तो हमारे हरियाणा में सर्वाधिक उद्योग धंधों वाला जिला भी फरीदाबाद है। ठीक है, इसमें उद्योग धंधों की बात करते हो रेफ्रिजरेटर उद्योग, टायर उद्योग, पावरलूम, रबड़ उद्योग, राजदूत मोटरसाइकिल उद्योग। ठीक है, तो उद्योग धंधों के बाद हम बात करते हैं इसमें शिक्षा क्षेत्र। शिक्षा क्षेत्र शिक्षा क्षेत्र की बात करें तो सबसे पहले इसमें एक विश्वविद्यालय है YMCA तकनीकी व विज्ञान विश्वविद्यालय। ठीक है, विज्ञान व तकनीकी विश्वविद्यालय। ठीक है, विज्ञान व तकनीकी विश्वविद्यालय। अगर हम बात करें इस विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई तो इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1969 में। ठीक है, 1969 में जो YMCA विज्ञान व तकनीकी विश्वविद्यालय है ना, इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो इसमें अगला जो विश्वविद्यालय वो है मानव व रचना अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय। ठीक है, विश्वविद्यालय मानव व रचना अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय, और ये विश्वविद्यालय है फरीदाबाद में। तो इसके बाद हम आगे बात करते हैं लिंगया विश्वविद्यालय। लिंगया विश्वविद्यालय। ठीक है, ये भी कहाँ है, ये भी फरीदाबाद में है। फिर यहाँ पर खेल से संबंधित भी एक विश्वविद्यालय है, डॉक्टर अंबेडकर स्किल डेवलपमेंट विश्वविद्यालय। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी। तो देखो अब हम शिक्षा क्षेत्र की बात करते हैं, इसमें एक तो है YMCA विज्ञान व तकनीकी विश्वविद्यालय। अगर हम बात करें इसकी स्थापना की तो इसकी स्थापना हुई थी 1969 में और यह है फरीदाबाद में। फिर है मानव व रचना अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय और ये भी है फरीदाबाद में। फिर अगला जो विश्वविद्यालय वो है लिंगया विश्वविद्यालय, ये भी फरीदाबाद में। फिर यहाँ पर खेल से संबंधित भी एक विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी है, वो है डॉक्टर अंबेडकर स्किल व डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो फिर शिक्षा क्षेत्र में आता है स्टेडियम। तो भाई अपना जो हरियाणा है ना उसकी पहचान खेल तो है, तो आप बात कर लें स्टेडियम की। तो स्टेडियम तो स्टेडियम की बात करते हैं, इसमें स्टेडियम है राजा नाहर सिंह स्टेडियम। ठीक है, नाहर सिंह स्टेडियम। जो नाहर सिंह स्टेडियम है ना, इसको मयूर स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मयूर स्टेडियम। अगर हम बात करें इसकी स्थापना कब हुई तो जो नाहर सिंह स्टेडियम है ना, इसकी स्थापना हुई थी 1981 में। ठीक है, और 1982 में क्या हुआ, 1982 में जो नाहर सिंह स्टेडियम है ना, इसमें रणजी के मैच हुए। ठीक है, 1982 में रणजी मैच। और जो रणजी मैच में जो फाइनल जो मैच हुआ था ना, वो हुआ था हरियाणा और सर्विसेज के बीच में। ठीक है, और इसमें जो फरीदाबाद जिला है इसमें हरियाणा का राज्य स्टेडियम भी। ठीक है, हरियाणा का राज्य खेल स्टेडियम, आचार का राज्य खेल स्टेडियम। ठीक है,
तो फरीदाबाद में हरियाणा का राज्य खेल स्टेडियम भी है, ठीक है। तो नाहर सिंह स्टेडियम की बात करें तो इसे मयूर स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है, और इसकी जो स्थापना हुई थी ना वो हुई थी 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर बात करें 1982 की, तो 1982 में पहली बार रणजी के मैच हुए थे नाहर सिंह स्टेडियम में, और जो फाइनल मैच हुआ था ना वो हुआ था हरियाणा और सर्विसेज के बीच में। फिर है हरियाणा का राज्य खेल स्टेडियम, ठीक है। हरियाणा का राज्य खेल स्टेडियम भी फरीदाबाद जिले में है। तो शिक्षा क्षेत्र के बाद हम बात करते हैं प्रमुख व्यक्ति। तो इसमें पहले हम देखते हैं संस्थान कौन कौन से, ठीक है, संस्थान, ठीक है। तो शिक्षा क्षेत्र के बाद हम बात करते हैं संस्थान की। तो इसमें जो संस्थान है ना, इसमें है गुडईयर कंपनी। गुडईयर कंपनी, जो ये गुडईयर कंपनी है ना, ये है बलरामगढ़ में, ठीक है, बलरामगढ़ में है ये गुडईयर कंपनी, ठीक है। तो फिर अगली जो कंपनी है वो है बाटा शू कंपनी, यानी कि जो हमारे हरियाणा में जितने भी बाटा की जो चप्पलें बनती है ना वो यहीं से बनती है। तो बाटा शूज कंपनी या बाटा शू कंपनी, और जो बाटा शू कंपनी है ये है फरीदाबाद में, फरीदाबाद में। अगले संस्थान की बात करें तो राष्ट्रीय मैनेजमेंट पैक्ट शोध संस्थान, ठीक है, राष्ट्रीय समन्वित। तो इसमें एक संस्थान है राष्ट्रीय समन्वित पैक्ट मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट शोध संस्थान, ठीक है। तो जो फरीदाबाद जो जिला है इसमें है राष्ट्रीय समन्वित पैक्ट मैनेजमेंट शोध संस्थान। अगर हम बात करें इसकी स्थापना की तो इसकी स्थापना थी 1988 में, ठीक है। तो जो अगले जो इसमें जो संस्थान है ना वो है गैस आधारित विद्युत तापीय परियोजना, और ये प्रस्तावित है, ये 1500 मेगावाट की होगी, ठीक है। गैस आधारित विद्युत तापीय परियोजना, ठीक है, गैस आधारित विद्युत तापीय परियोजना, और ये प्रस्तावित है, ठीक है, ये क्या है, ये प्रस्तावित है, और ये 1500 मेगावाट की होगी, ठीक है, 1500 मेगावाट। तो संस्थान में हम बात करते हैं गुडईयर कंपनी, और जो गुडईयर कंपनी है ये है बलरामगढ़ में है गुडईयर कंपनी, ठीक है। फिर अगले जो संस्थान है ना इसमें अगले संस्थान की बात करते हैं, इसमें है बाटा शू कंपनी, यानी कि हरियाणा में जितने भी बाटा की जो चप्पलें बनती है ना वो इस फरीदाबाद जिले में ये कंपनी है बाटा शू कंपनी, ठीक है, और ये है फरीदाबाद में। फिर इसमें राष्ट्रीय समन्वित पैक्ट मैनेजमेंट शोध संस्थान है, और इस शोध संस्थान है ना इसकी स्थापना होती है 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर इसमें गैस आधारित विद्युत तापीय परियोजना ये प्रस्तावित है फरीदाबाद जिले में, और ये 1500 मेगावाट की होगी, ठीक है। तो संस्थान के फिर हम आगे बात करते हैं प्रमुख व्यक्ति की। प्रमुख व्यक्ति, तो प्रमुख व्यक्ति की बात करते हैं, इसमें प्रमुख व्यक्ति है सोनू निगम, सोनू निगम। और जो सोनू निगम है ना ये एक अभिनेता, ठीक है, इसमें प्रमुख व्यक्ति की बस सिर्फ सोनू निगम के बारे में ही जिक्र मिलता है ज्यादातर, ठीक है। तो ये क्या है, एक अभिनेता है, ठीक है। तो प्रमुख व्यक्ति के बाद हम बात करते हैं इसमें दार्शनिक स्थल और पर्यटन स्थल की, ठीक है। पहले दार्शनिक स्थल कर लेते हैं, दार्शनिक, ठीक है। दार्शनिक स्थल के सबसे पहले हम जिक्र करते हैं मंदिर कि जो फरीदाबाद जो जिला है ना इसमें कौन कौन से मंदिर हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दाऊजी मंदिर, दाऊजी मंदिर, और फिर इसमें एक वनचारी मंदिर, वनचारी मंदिर, और सिद्धि माता का मंदिर, ठीक है। तो मंदिर की बात करें इसमें दाऊजी मंदिर, वनचारी मंदिर और सिद्धि माता का मंदिर। फिर हम आगे बात करते हैं मेले की, मेले कि जो फरीदाबाद जो जिला है इसमें कौन कौन से मेले लगते हैं। तो एक तो इसमें लगता है फूलडोर का मेला,
फूलडोर का मेला, ठीक है। तो फूलडोर का मेला लगता है यहाँ पर, और एक लगता है दादा का नारावत का मेला, का नारावत, ठीक है, दादा का नारावत का मेला। और सबसे महत्वपूर्ण जो मेला लगता है वो है सूरजकुंड का मेला, सूरजकुंड का मेला, ठीक है। अगर हम सूरजकुंड के मेले की बात करें कि सबसे पहले सूरजकुंड का मेला कब लगा, तो सबसे पहले लगा था 1987 में, ठीक है। सर्वप्रथम सूरजकुंड का मेला लगा था 1987 में। तो फिर मेलों के बाद हम बात करते हैं इसमें किला की, किला, ठीक है, कि जो फरीदाबाद जो जिला है इसमें कौन कौन से किले हैं। तो किले की बात करें इसमें है नाहर सिंह का किला, नाहर सिंह का किला। जो नाहर सिंह का किला है ना ये है बलरामगढ़ में, ठीक है, बलरामगढ़ में जो राजा नाहर सिंह का किला है, ठीक है। और ये बलरामगढ़ रियासत से ही संबंध रखते थे। फिर हम इसमें आगे एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। मंदिर की बात करते हैं दाऊजी मंदिर, वंचारी का मंदिर और सिद्धि माता का मंदिर। फिर मेलों की बात करते हैं फूलडोर का मेला, दादा का नारावत का मेला और सूरजकुंड का मेला। अगर सूरजकुंड के मेले की बात करें तो सबसे पहली बार सूरजकुंड का मेला लगा था 1987 में। फिर किले की बात करें तो इसमें नाहर सिंह का किला और ये बलरामगढ़ रियासत से संबंध रखते थे। फिर इसमें है अरावली गोल्फ मैदान, अरावली गोल्फ मैदान, ठीक है। जो अरावली गोल्फ मैदान है ना, अगर हम इस अरावली गोल्फ मैदान की बात करें तो इसका डिजाइन, तो इसका डिजाइन जो अरावली गोल्फ मैदान है ना, इसका डिजाइन किया था अमेरिका के, एक अमेरिका का डिजाइनर था स्टीफन के, ठीक है। स्टीफन के ने इसका अरावली गोल्फ मैदान का डिजाइन किया था। ये अमेरिका के एक डिजाइनर थे, ठीक है। तो फिर हम आगे बात करते हैं पर्यटन स्थलों की। तो पर्यटन स्थलों की बात करें तो हम देखते हैं इसमें नदियां कौन कौन सी है फरीदाबाद जिले में। नदी, तो नदी की बात करें तो फरीदाबाद जिले में है यमुना नदी, किनारे यमुना नदी, ठीक है, यमुना नदी। अगर यमुना नदी की बात करें तो ये हरियाणा के पूर्वी किनारे पर बहती है और ये फरीदाबाद के भी पूर्वी किनारे पर बहती है, ठीक है। अगर यमुना नदी की हम जिक्र करें तो ये सबसे पहले जो यमुना नगर है ना वहां से प्रवेश करती है ताजेवाला गांव से, और ये हरियाणा का सबसे पूर्वी गांव भी है ताजेवाला, ठीक है। और फिर जो यमुना नदी है ना ये हरियाणा के पूर्वी किनारे पर बहती है और जो पलवल जो जिला है ना वहां से होकर निकल जाती है, ठीक है। तो ये है यमुना नदी यहाँ पर बहती है। फिर हम बात करते हैं झील, ठीक है। अगर हम झील की बात करें तो इसमें है सूरजकुंड झील, सूरजकुंड झील। और सूरजकुंड झील का जो निर्माण है ना वो राजा जो राजा था एक तोमर वंश का राजा था, अंगनपाल तोमर ने इसका निर्माण किया था, ठीक है, अनंगपाल तोमर, ठीक है। अनंगपाल तोमर ने इस जो सूरजकुंड झील है ना इसका निर्माण करवाया था। फिर इसमें है बड़खल झील। तो बड़खल झील की बात करें तो जो बड़खल झील का जो निर्माण हुआ था ना 1947 में इसका निर्माण हुआ था। अगर बात करें कि कितने एकड़ की भूमि में फैली है तो बड़खल झील 206 एकड़ की भूमि में फैली है, ठीक है, 206 एकड़ में ये फैली है बड़खल झील। और इसका जो निर्माण हुआ था वो हुआ था 1957 को, ठीक है। फिर आगे है एक दोज झील, हाँ सॉरी 1947 में जो बड़खल झील है ना इसका निर्माण हुआ था, ठीक है, और 206 एकड़ इसका क्षेत्रफल है। फिर इसमें एक है दोज झील, फरीदाबाद में है दोज झील। तो झील के बाद हम जिक्र करते हैं नहरें, नहरें। तो इसमें नहरें हैं गुरुग्राम नहर के द्वारा फरीदाबाद में सिंचाई होती है, ठीक है, गुरुग्राम नहर के द्वारा फरीदाबाद में क्या होती है सिंचाई। और एक है पश्चिमी यमुना नहर, ठीक है, पश्चिमी यमुना नहर और गुरुग्राम नहर के द्वारा फरीदाबाद जिले में जो कृषि होते हैं ना उसमें सिंचाई का साधन है, ठीक है। फिर हम नहर के बाद हम कर लेते हैं बांध,
ठीक है। बांध कि जो फरीदाबाद जो जिला है इसमें कौन से बांध है, तो इसमें हरियाणा का पहला हाइड्रोलिक ग्रेविटी से निर्माण हुआ बांध बना हुआ है, ठीक है। और वो है अनंगपुर गांव में, जिसको अनंगपुर बांध भी कहा जाता है, ठीक है, अनंगपुर बांध। और ये है अनंगपुर गांव में ये बांध बना हुआ है और ये हरियाणा का पहला है जो हाइड्रोलिक ग्रेविटी से बना था, ठीक है, ठीक है। हरियाणा का पहला ऐसा बांध है जो हाइड्रोलिक ग्रेविटी से बना था, ठीक है। और अगर हम बात करें इसका निर्माण किसने करवाया, तो इसका निर्माण करवाया था राजा अनंगपाल ने, जो तोमर वंश के राजा थे, और इसका निर्माण करवाया था 8वीं शताब्दी में, ठीक है। तो नदी की बात करें तो यहाँ पर यमुना नदी बहती है पूर्वी किनारे पर, फिर झील है तो सूरजकुंड झील है। अगर इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण करवाया था राजा अनंगपाल ने, जो तोमर वंश के राजा थे, ठीक है। फिर अब बड़खल झील की बात करते हैं, इसका निर्माण हुआ था 1947 में और ये 206 एकड़ के क्षेत्रफल में फैली है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं दोज झील भी है इसमें फरीदाबाद में। फिर नहर की बात करें तो गुरुग्राम नहर और जो पश्चिमी यमुना नहर है ना, इसके द्वारा गुरुग्राम में सिंचाई होती है कृषि में। फिर बांध की बात करते हैं, इसमें अनंगपुर बांध है और ये हरियाणा का पहला हाइड्रोलिक ग्रेविटी से बना बांध है। और इसका जो निर्माण है ना वो करवाया था अनंगपाल ने, जो तोमर वंश के राजा था, जिसने सूरजकुंड झील का निर्माण भी करवाया था, ठीक है। तो नदी हो गई, नहरें हो गई, प्रमुख व्यक्ति हो गए, दार्शनिक स्थल हो गए, पर्यटन स्थल भी हो गए भाई। तो अब हम देखा इसमें विशेष कि जो फरीदाबाद जो जिला है इसमें विशेष, ठीक है। तो विशेष की बात करें हम तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके उपनाम कि जो फरीदाबाद जो जिला है इसको और किस नाम से जाना जाता है। तो इसको एक तो कहा जाता है उद्योग नगरी और शुगर सिटी, ठीक है। उद्योग नगरी और शुगर सिटी के नाम से फरीदाबाद जिले को इसके उपनाम है, यानी कि इसके नाम से भी इसको जाना जाता है। और हमारे हरियाणा में अगर हम आगे विशेष में बात करें तो हमारे हरियाणा में सर्वाधिक मेहंदी का उत्पादन भी फरीदाबाद में होता है, ठीक है। हरियाणा में सर्वाधिक मेहंदी का उत्पादन, ठीक है, हरियाणा में सर्वाधिक मेहंदी का उत्पादन भी होता है। और मेहंदी के अलावा यहाँ पर फूलों का उत्पादन भी होता है, ठीक है। अचार में जो हरियाणा में सर्वाधिक जो रजनीगंधा और जो ग्लेडिसियस के फूल है ना वो भी फरीदाबाद जिले में है, ठीक है। हरियाणा में सर्वाधिक रजनीगंधा व ग्लेडिसिस, ठीक है, ग्लेडिसिस के फूल। हरियाणा में सर्वाधिक रजनीगंधा व ग्लेडिसिस के फूल भी फरीदाबाद जिले में पाए जाते हैं, ठीक है। यानी कि फरीदाबाद जिले में सबसे ज़्यादा रजनीगंधा व ग्लेडिसिस के फूल होते हैं। फिर है हरियाणा को, जो हरियाणा है ना, ये हरियाणा जो हमारा भारत का प्रथम जो राष्ट्रपति था ना, जो हरियाणा का जो प्रथम राष्ट्रपति था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो हरियाणा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर भी, ठीक है। हरियाणा को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर भी कहा जाता है, के सपनों का शहर भी कहा जाता है, ठीक है। तो जो फरीदाबाद जो जिला है ना, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर भी फरीदाबाद जिले को कहा जाता है, ठीक है। तो फिर आगे हम विशेष में बात करते हैं एनएच की। तो एनएच की बात करें तो ये एनएच 44 से फरीदाबाद जिले से होकर गुजरता है और ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, और जो श्रीनगर से स्टार्ट होता है और कन्याकुमारी तक जाता है, ठीक है। तो एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो उद्योग नगरी के नाम से भी जाना जाता है और शुगर सिटी भी कहा जाता है इसको। और हरियाणा में सर्वाधिक मेहंदी का उत्पादन भी फरीदाबाद में होता है। और हरियाणा में सर्वाधिक रजनीगंधा व ग्लेडिसियस के फूल भी फरीदाबाद में उगाए जाते हैं। फिर हरियाणा को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर भी कहा जाता है। और जो NH 44 है ना, ये NH 44 हमारे भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक है। और जो श्रीनगर से स्टार्ट होता है और कन्याकुमारी तक जाता है, ठीक है। फिर जो आपको पता है कि जो जनसंख्या है ना, वो भी जो फरीदाबाद जिला है ना, इसमें सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला भी जिला है और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला भी है।
है। और अगर हम बात करें इसमें एनसीआर जो है ना, एनसीआर, ठीक है, नेशनल कैपिटल रीजन, यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन में भी ये जिला शामिल है और एनसीआर के अलावा स्मार्ट सिटी में भी शामिल है। ठीक है, ठीक है, तो ये जो जिला है ना एनसीआर में भी शामिल है और स्मार्ट सिटी में। एनसीआर मतलब नेशनल कैपिटल रीजन है, ठीक है, और स्मार्ट सिटी में भी शामिल है। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों, सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। अगर कोई क्वेश्चन छूट गया तो कमेंट करके बता सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से तो इसमें कोई भी क्वेश्चन या कोई भी जो डाउट हो तो बता सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से कोई भी इसमें से क्वेश्चन नहीं छूटा है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सारे बहन भाई ने राम राम।